बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में जो 27वीं आइनी तरमीम हुई है, उस तरमीम के हवाले से बिलाखिर अब अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर बड़ा खुलकर स्टेटमेंट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का जो सेल है, उसने 27वीं आइनी तरमीम पर बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं। इसको BBC ने भी रिपोर्ट किया है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी, सदर और फील्ड मार्शल को जो तायात इस्तिस्ना मिला है, इससे एहतसाब पाकिस्तान में कमज़ोर हो जाएगा। और उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम पर मज़ीद क्या कहा, ये देखिए आप। ये हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ फॉल्कर तुर्क, उन्होंने जुमे के रोज़ एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से उजलत में की गई आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को शदीद नुकसान पहुँचाती है और फ़ौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और इसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती है। यानी पाकिस्तान के अंदर अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया इस आइनी तरमीम ने। और वो कैसे किया, देखें, अदलिया पूरी तरह से सियासतदानों के कंट्रोल में आ गई है और सियासतदान पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के या फौजी जर्नैलों के कंट्रोल में। लिहाजा अदलिया मुकम्मल तौर पर एक मातहत इदारा बन गया, जैसा कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं। अब अदलिया में जो जजेस आएंगे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनके मामलात, उनका कंट्रोल पूरी तरह से सियासतदानों की उंगलियों पे नचवाने के काबिल हो गए ये जजेस, जो कुछ इस आइनी तरमीम में किया गया। तो अदलिया तो कर देगी फारिग, वो आज़ाद रही नहीं। दूसरी जानिब जिस किस्म की तरमीम में इस्तिस्ना दी गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, इससे जो फ़ौज का एहतसाब होना है या फ़ौजी एहतसाब के जो मामलात हैं या सिविलियन सुपरमेसी के जो मामलात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी और कानून के एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो जाएंगे या हो चुके हैं इस आइनी तरमीम के बाद। उन्होंने ख़बरदार किया कि यह तरमीम उस उसूल के मुनाफी है जो कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, इंसानी हकूक़ की फारग। तो 27वीं और 26वीं आइनी तरमीम इतना बड़ा प्रॉब्लम है और ये जो कुछ इन्होंने अभी 27वीं आइनी तरमीम में कर दिया, इससे तो पाकिस्तान के आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। ये तमाम तब्दीलियाँ मिलकर अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामिया के कंट्रोल के ताबे करने के ख़तरे को बढ़ा देती हैं। ना इंतज़ामिया और ना ही पार्लियामेंट को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अदलिया को कंट्रोल करे, उसकी रहनुमाई करे और अदलिया को अपने फ़ैसलों में किसी भी सियासी असर रसूख से दूर रहना चाहिए। अब जनाब, ये एक है रिपोर्ट, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं और 27वीं ख़ास तौर पे जो आइनी तरमीम है, इसने पाकिस्तान के आइन का ना सिर्फ हुलिया बिगाड़ा बल्कि इंसानी हकूक़, पाकिस्तान में कानून की सरबुलंदी, पाकिस्तान में फ़ौज का एहतसाब, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, ये सारी चीज़ें अंडरमाइन होकर ख़त्म हो चुकी हैं। ये है 27वीं आइनी तरमीम का कारनामा। एक अमेरिकन पेपर है नादरीन, और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ छपी है फॉरेन अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये लिखते हैं, पाकिस्तान में खामोश मार्शल लॉ लग चुका है। अगर ये पूरी खबर आप पढ़ें ना, इसका पूरा आर्टिकल आप पढ़ें, तो आपको समझ आती है कि फ़ौजी हुक्मरानी का एक नया मॉडल पाकिस्तान में बनाया गया। इसमें सारी तफसीलात लिखी गई है, कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उसके पीछे ये भी कहा गया कि जनाब उसके पीछे फ़ौजी शामिल थे। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बनाया गया। फिर किस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फ़ौजी जर्नैलों के ऊपर इन्हिसार किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह फ़ौज का सियासत के अंदर मुदाखलत बढ़ता गया। फिर हाइब्रिड मॉडल एक बना दिया गया, दोगला निज़ाम। और उसकी ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, वो बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर बैठ के तारीफ़ें करता रहा। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में लिखा है कि पाकिस्तान में अमली तौर पर एक मार्शल लॉ लग चुका है और ये एक नई तरह का मार्शल लॉ है, खामोश मार्शल लॉ। ये रोला डाल के मार्शल लॉ नहीं लगा। ये फॉरेन अफेयर मैगजीन के मुताबिक, ये जो आज का आर्टिकल है, इसके मुताबिक पाकिस्तान में खामोश मार्शल लॉ लग चुका है और फ़ौजी हुक्मरानी का एक नया मॉडल पाकिस्तान में ज़ेर तामीर है। और फ़ौज की जो ये काबिलियत है कि वो निज़ाम को कंट्रोल करे, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पे जो अब इस्तिस्ना वाले मामलात हुए हैं, जो कुछ मिलिट्री जनरल्स को मिल गया, जितनी ताकत उनके पास आ गई है, उसके बाद तो अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह का ये मार्शल लॉ है। अब ये आलमी सतह पे आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये सिद्दीक जान साहब ने शेयर की और ये बड़ी तकलीफ दे खबर है। उन्होंने बताया कि शौकत खानम के अकाउंट्स बंद, जान बचाने वाली अद्वियात की इंपोर्ट रुक गई है, इंसानी जाने खतरे में।
और अकाउंट बंद करने वालों के भी नाम सामने आ गए। अब ये तो बड़ी ज़्यादती है। देखें, शौकत खानम अस्पताल वो है जिसको सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसको फंडिंग करते हैं। जब भी ये कहीं पे पैसा मांगते हैं तो पाकिस्तानी फौरी तौर पे पैसा हाजिर कर देते हैं। वजह यह है कि वहाँ पे गरीब लोगों का, बहुत सारे लोगों का मुफ्त इलाज भी होता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसे देकर इलाज करवा लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मुफ्त इलाज भी होता है। फिर शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, शौकत खानम कराची, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और ये फैल रहा है काम, और इसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग भी होती है। बहुत सारे लोग मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में मिले, वो कहते हैं जी हम शौकत खानम के साथ जुड़े हुए हैं और हम कई दहाइयों से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये इंतहाई ज़्यादती है मरीज़ों के साथ। पता नहीं किस किस से इन्होंने क्या क्या बदला लेना है, बहुत ही बेशर्मी है। शाहिद खटक साहब ने एक बात बताई है, उन्होंने कहा जी ये आखिरी हफ्ता है, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो डायरेक्शन हमें पहले ही आ चुकी है इमरान खान साहब की, हम पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन कर देंगे, पाकिस्तान पूरा का पूरा बंद कर देंगे और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से होगा। शाहिद खटक ने कहा। मुझे नहीं लगता अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वजह यह है कि जो टाइम निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, वो टाइम तकरीबन निकाल लिया गया और मुमकिन है कि इस हफ्ते या एक आधा हफ्ता और डाल के इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा शुरू करवा दी जाए। ये हो जाएंगी मुलाकातें। बीच में मुलाकात के लिए एक शर्त रखी गई थी कि आपको इमरान खान हम दिखा देते हैं, लेकिन जो वो बात करेंगे वो बात आप बाहर आकर नहीं बताएंगे, आप खामोशी इख्तियार करेंगे। इस पर किसी ने हामी नहीं भरी। ये मुबैना तौर पे जो ख़बर है ये जाहिद गशकोरी साहब ने ये ख़बर दी थी। उनका ये दावा है कि इस किस्म का एक ऑफ़र किया गया था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर हामी नहीं भरी, उन्हीं के बकौल। तो नाज़रीन, अब ये अगर आखिरी हफ्ता है और पीटीआई को लगता है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पे एक एहतजाज वो करेंगे, मेरे ख्याल में एहतजाज होने से पहले या नौबत आने से पहले मुलाकात करवा दी जाएगी और मोमेंटम बनने में अभी टाइम लगेगा। मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन अभी जो प्रॉपर एक मोमेंटम बनता है एक तहरीक का, मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब जब कोई तहरीक शुरू करते थे तो पहले बहुत सारे जलसे करते थे, 1 2 3 4, वो एक एक दिन में 2 2 3 3 जलसे भी करते थे और इतने तूफ़ानी दौरे करते थे इमरान खान साहब हर तरफ कि बहुत एक्टिव आदमी थे वो। 70 साल की उम्र में कमाल जलसे करके इमरान खान साहब पूरा एक मोमेंटम बना लेते थे। जब पाकिस्तान के अंदर लोग तैयार हो जाते थे फिर वो अपना मार्च का या किसी तहरीक का ऐलान करते थे। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महीने में एक आधा जलसा करती है या महीने में 2 जलसे करती है, तो वो मोमेंटम तो नहीं बन रहा ना। इमरान खान साहब ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया हुआ है जलसों का जब उन्होंने मोमेंटम बनाना होता था। बहरहाल अभी तो इमरान खान साहब जेल में हैं, बाहर लोग जो मौजूद हैं उन्हीं को काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत ये पहली दफ़ा नहीं कर रही जो इमरान खान साहब के साथ हुआ। ये इन्होंने 1971 में भी किया था और फिर उसका खुमियाजा भी भुगता था। उस वक्त भी इन्होंने कुछ लोगों को सीने से लगा लिया था और कुछ लोगों को धुतकार दिया था। आज भी एस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज और बिलावल को सीने से लगाया हुआ है, जबकि सुहेल अफरीदी जैसे मिडिल क्लास का आदमी है ना, ये एलीट क्लास की नुमाइंदगी करते हैं मरियम और बिलावल। तो एलीट क्लास के बच्चों को, जो सियासी बच्चे हैं, उनको सीने से लगाया हुआ है और जो गरीब का बच्चा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया सुहेल अफरीदी, उसको इन्होंने धुतकारा हुआ है। इनको जहाज़ों में बिठा बिठा के सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ पूरी दुनिया की सैर करवाई जाती है। उसको जनाब अपने लीडर से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर सड़क पे बैठना पड़ता है। वो ये बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का डाला हुआ गंद 1971 में पूरे मुल्क के सामने आया था। खुदा ना खास्ता अब अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए ज़िम्मेदार यही एस्टेब्लिशमेंट होगी। जिन्होंने पहले ये गंद मारा वही लोग अब दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। अब कई हफ्तों तक मरियम नवाज जो है पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती रहती है, यानी जाती है बाहर, ट्रैवल करती है, घूमते फिरते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता क्या काम किया। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल तक आ जाए अदालती ऑर्डर लेकर, तो उसके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाते हैं कि जनाब सूबा कैसे चलेगा। भाई जिस वक्त मरियम नवाज जाती है बैरूनी दौरों पे या छोटी सी सर्जरी पे या कहीं लंदन पहुंच जाती हैं, ब्राज़ील पहुंच जाती हैं, जापान के दौरे पे निकल गए, जब ये खातून जाती है एयरफोर्स वन को इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता कि सूबा कैसे चलेगा। और जब सुहेल अफरीदी सिर्फ इस्लामाबाद तक आ जाता है अपने सूबे से निकलकर, तो उससे कहा जाता है जनाब सूबा कैसे चलेगा। ये एक दोहरा मेयार है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे जर्नैल बाकायदा सहाफ़ियों को ये सवाल देते हैं कि जाके इस किस्म के सवालात पूछो जिससे नफ़रत की फ़िज़ा पैदा हो। यानी एक सवाल ऐसा भी करवाया गया सुहेल अफरीदी से, वो बड़ा जुल्म हुआ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई वो सवाल सुन के
कि जनाब आप अपने सूबे को एक अलग मुल्क बना देंगे, अलग कर लेंगे। वो जब मुझे बात की उन लोगों ने, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ हुई इस बात से, खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ करना क्या चाहती है, हम पाकिस्तानी हैं, हम हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान हमसे है, हम क्यों पाकिस्तान को दो टुकड़े करेंगे। ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो खुद अपनी ख्वाहिश बयान करे, हमारे सामने इस तरह की बातें ना फेंकी जाए। तो इस बात की उन्हें बहुत तकलीफ भी हुई थी। तो नाज़रीन, ये मज़ालिम बड़े पुराने चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। नवाज शरीफ का एक दावा सामने आया। नवाज शरीफ कहता है कि जी पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया, लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इक़्तिदार में तो है, मौजें तो लगी हुई हैं, अपनी बेटी को और अपने भाई को, दोनों को इक़्तिदार दिलवाया हुआ है और ख़ुद भी मौजें कर रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद SIFC वाले, वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहता है कि जी माशी मॉडल बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जो मुशीर बराए ये सरमायाकारी है वो क्या होता है उसका, इसके अंदर जो मुशीर है वो ये कहता है जनाब को पैसा वैसे ही कोई नहीं आ रहा बाहर से और हमारा गवर्नेंस का मॉडल ही नाकाम है। IMF ने इसके ऊपर एक अलग 225 सफ़ों की रिपोर्ट दे दी। इन्होंने पूरी रिपोर्ट मुबैना तौर पे छापी भी नहीं। उसका जो हिस्सा छापा उसके अंदर IMF ने इनके सारे पोल खोल कर रख दिए। फिर बेरोज़गारी जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो अब इन्होंने बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ा दी है। महंगाई इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, आप मुवाजना करके देख लें इमरान खान साहब के दौर से। कर्जे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस दौर के अंदर कर्जे ले लिए। तबाही फेर दी इन्होंने कर्जे ले लेकर। सरमायाकारी पाकिस्तान की 51 साल की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में और SIFC बना के मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। ये है जनाब टोटल कहानी। तो नवाज शरीफ का टेक ऑफ अगर ऐसे होता है ना तो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के सारों को कहना चाहिए बड़ी मेहरबानी जनाब टेक ऑफ ना करो, बल्कि तुम सारे बोरिया बिस्तरा बनो, टेक ऑफ करो तो जाओ पाकिस्तान से, जान छोड़ दे पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी खुद अपना मुल्क चला लेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये खेलने के लिए खिलौने मिले हुए हैं और इनके ज़रिए से वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये सिस्टम नाज़रीन रोज़ एक बात की गवाही देता है, रोज़ाना ये सिस्टम गवाही देता है कि इमरान खान से ये सिस्टम डरा हुआ है। ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने कमज़ोर हैं और अंदर से इतने खोखले हैं कि ये एक कैदी की मुलाकात और जेल से उसका कोई बयान बाहर ना आ जाए, इस बात से ये लोग खौफजदा हैं। बेशर्मी के साथ वज़रा आते हैं और अगर कहते हैं जी इमरान खान बड़ी शानदार ज़िंदगी, शाहाना ज़िंदगी गुजारा है जेल में, जनाब उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी पाकिस्तानियों ने। गुज़िश्ता 850 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कौन सा दूसरा कैदी है, और कुलभूषण यादव की भी बेशर्म की वीडियो बाहर आ गई थी, अभिनंदन की वीडियो भी बाहर आ गई थी, एहसानुल्लाह एहसान तुम्हारे कंट्रोल में था, उसका भी तुमने इंटरव्यू छाप दिया था। और भाई हर एक की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर एक की शक्ल आप दिखा देते हैं। इमरान खान से इतना खौफ है कि ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना उसकी आवाज़ सुनाते हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। और भाई मौजें तो नवाज शरीफ की थी, जब दिल किया स्टेटमेंट दे दिया। 150 बंदा मिलने के लिए जाता था नवाज शरीफ को जुमेरात वाले दिन, और 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। मैंने एवरेज मुलाकातें नवाज शरीफ की निकाल के एक वीलॉग किया था, सारी मुलाकातों की तफसीलात मैंने लेने के बाद उसकी एवरेज निकाली थी, तो 22 मुलाकातें डेली निकल रही थी। 22 मुलाकातें डेली नवाज शरीफ साहब करते थे। सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिख कर देकर भेजते थे ये लोग, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिख कर देकर भेजते थे ये लोग, और रात का खाना खाते हुए सुबह का नाश्ता लिख कर ये भेजते थे। फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास दबाने के लिए, उठने के लिए, मालिशों के लिए वहाँ पे जेल में मौजूद रहते थे। अपने ज़ाती मुआलिज इनके साथ सारा सारा दिन बैठकर गप्पे लगाते थे। जरदारी साहब हुजूम के अंदर बैठकर खाना खाते थे। ज़िया शाहिद साहब ने कैसे कैसे पोल खोल दिए थे जब वो मिलने के लिए गए थे जरदारी साहब को जेल में। ये कहानियाँ इन्होंने कौम के लिए रखी हुई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को ना अब इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया है। पाकिस्तान को ना एक पिंजरे की तरह इन्होंने बना दिया है, ऐसा लगता है। पिंजरे के अंदर रोटी कम है और पाकिस्तानी जो हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं लगातार। आधे पाकिस्तानी लगभग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए क्योंकि पिंजरे के अंदर खाना कम है। और पिंजरे को काबू करके जो लोग बैठे हुए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पिंजरे से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। अब ये इतला आई है कि 23,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है। ये जनाब शहजाद पराचा साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि 23,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पहले 6 माह में ऑफलोड किया गया है।
मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कर्जे लेकर बाहर जाकर अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हें लीगल दस्तावेजात के बावजूद इन्हें बाहर जाने नहीं दे रही। यानी वो कह रहे हैं ये बाहर जा नहीं सकते, इनको हमने नहीं जाने देना। यानी एक पिंजरे में पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर लोगों को बंद कर दिया है, अंदर खाना मिलता नहीं है, बाहर से खाना लाने नहीं देते। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान, और लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वीज़ा है ना किसी के पास। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं ये जाके सऊदी अरब में या दुबई में ड्राइविंग कैसे करेगा? भी उसने वहाँ जाके लाइसेंस लेना है, वहाँ जाके वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, पास हो गया तो लाइसेंस मिल जाएगा, और भाई नहीं पास होगा तो मजदूरी कर लेगा, वो कुछ तो करेगा ना। यहाँ पाकिस्तान में तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, और जो वो कमाएगा पाकिस्तान ही भेजेगा। रेमिटेंसेस के ऊपर तो आपका सारा इन्हिसार है। तो ये पाकिस्तानियों के साथ लगातार जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता चल गया कि पाकिस्तान में लोग रहेंगे तो हम उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे ना। जितनी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर खत्म हो रही है। असल में इनको इंटरनली एक रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान के अंदर से जितना हो सके लोगों को रोका जाए। आर्मी चीफ ने बिला वजह ब्रेन गेन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था, ये ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है। पाकिस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, और लेबर क्लास बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रही है, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर का पाकिस्तान में फुकदान होता चला जा रहा है। नाज़रीन, एक और जो सोहराब बरकत साहब के हवाले से आज़ाद कश्मीर से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और मैं जब आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चल रही थी तो सोहराब बरकत साहब से रब्ते में रहा, कुछ और जर्नलिस्ट हैं उनसे भी, तो इन्होंने वाकई हक अदा किया था। जब कश्मीर में तहरीक चल रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का इन्होंने हक अदा किया था सोहराब बरकत साहब ने। और उसने, वो बड़ा फिक्रमंद भी था जब लोगों के ऊपर गोली चल रही थी, जब इस तरह के हालात थे, वो बहुत फिक्रमंद भी था अपने लोगों के लिए। तो आज कश्मीर के अंदर आवाज़ उठना शुरू हुई, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो कश्मीर का बेटा है, वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा था उस वक्त, और उसने कश्मीरी होने का हक अदा किया। तो अब कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सोहराब बरकत के लिए आवाज़ उठाएं और वो हक अदा करें कि एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी, एक ज़िम्मेदार इंसान जो है उसे गिरफ़्तार किया गया है। और एक झूठे बोगस मुकदमे में, ऐसे मुकदमे में, यानी सनम जावेद का इंटरव्यू कर लिया भाई ये कौन सा मुकदमा है? अभी 24 नवंबर को अदालत के अंदर बाकायदा ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल आया, FIA का DG है, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर हर जगह पे लिख कर दिया गया कि जनाब ये किसी केस में मतलूब नहीं है। अब पता चलता है जनाब उसको तो एक केस में इश्तिहारी किया हुआ है। भाई इश्तिहारी आप उसको कहते हैं जो छुपा हुआ आदमी हो, जंगलों में जाके छुप जाए, पहाड़ों पे चला जाए, गायब हो जाए। यानी आपने इश्तिहारी करना है तो एक दौर में मैं भी ऐसे ही गायब रहा हूँ पहाड़ों पे, आप उस वक्त मुझे कर सकते थे। आपने इश्तिहारी करना है तो आप कर सकते थे मुराद सईद साहब को कर सकते हैं, या इस तरह आप लोगों को इश्तिहारी कर सकते हैं। लेकिन आप सोहराब बरकत को इश्तिहारी कैसे कर सकते हैं? भाई रोज़ाना अपने दफ्तर में आ रहा है, हद नहीं होगी कि जनाब इसको इश्तिहारी कर दिया हमने। वो रोज़ अपने दफ्तर में आ रहा है, आप उसको इश्तिहारी कर रहे हैं, और अब उसको पकड़ के बंद कर दिया लाहौर में ले जाके, क्योंकि इस्लामाबाद में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस्लामाबाद में करते तो हाई कोर्ट के अंदर पहले ही केस चल रहा था, उन्होंने बुला के तौहीन अदालत लगा देनी थी। तो अब मेरी साद रसूल साहब से बात हुई है, दीगर वकला से भी बात हुई है। एक तो केस चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ तो तौहीन अदालत का केस चलेगा और ये इनके गले पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। और दूसरा केस जो है वो लाहौर के अंदर चलेगा। अब इस केस के अंदर देखें, सनम जावेद साहिबा का स्टेटमेंट अगर एंटी स्टेट है तो सोहराब बरकत का उससे क्या लेना देना? अव्वल तो सनम जावेद ने कहा क्या, उसने कहा जी फौज बॉर्डर पे जाए, इससे क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फौज ने बॉर्डर पे ही जाना है, और फौज ने किधर चले जाना है? उसने फौज को कहीं और तो नहीं भेज दिया ना, पार्लियामेंट में तो नहीं भेज दिया। फौज को उसने अगर कहा होता कि पार्लियामेंट पे घुस जाए, या फौज को कहा होता कि अदलिया पे चढ़ जाए, या कहा होता फौज को कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस जाए, फिर तो गलत बात थी। लेकिन जब उसने ये कहा कि फौज बॉर्डर पे चली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर तो लोग शायरी करते रहे हैं, बहुत सारे शायर माजी में, बहुत खुदा के वास्ते बॉर्डर पे जाओ, हमारी औरतें सहमी हुई हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा काज़िम अली खान साहब का शेर है, तो मुझे अगर मैं गलती होगी हो तो काज़िम अली खान साहब से माजरत, लेकिन मैंने उन्हीं से ये सुना था। तो ये जो चीज़ है, ये तो लोग कहते हैं ज़बान ज़द आम है, बहुत पुरानी बात है, हमेशा से लोग कहते रहे। अब इसके ऊपर पकड़ के सोहराब बरकत को जेल में डाल दिया। वो आगा शेख सरवर, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, कितनी बड़ी ज़्यादती है। राय गुलाम अली को टॉर्चर किया गया, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उन्हें शनाख्त परेड में डाल दिया पकड़ के सहाफ़ियों को। हम इंशाल्लाह संडे को यहाँ पे बरतानिया में एहतजाज करेंगे इसके ऊपर, और आप सब लोगों से गुजारिश है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये पोस्टर वगैरह शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे,
ये आप भी इसको देख लीजिए, आप लोग तशरीफ़ लाएं जो लोग वहाँ मौजूद हैं, और ताकि हम आवाज़ उठाएं उन आवाज़ों के लिए जो पाकिस्तान के लिए लगातार आवाज़ उठा रही हैं। DGI SPR कहते हैं जनाब के नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं ये करती हैं दहशतगर्दी के वाक़यात। तो DG साहब, ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ आती कहाँ से हैं? ये सारी की सारी गाड़ियाँ बॉर्डर से आती हैं। बॉर्डर से इन्हें क्रॉस कौन करवाता है? बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी तो नहीं है, ना पुलिस की ड्यूटी है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई सियासतदान खड़ा है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई आम आदमी खड़ा है, कोई मौलवी भी नहीं खड़ा भी। बॉर्डर के ऊपर तो फ़ौज की ड्यूटी है। तो DGI SPR साहब, ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती कैसे हैं? पहले तो आप ये बताएं। मेरे पास ऐसी खबरें हैं कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ कैसे आती हैं, किस तरह कॉन्वॉयज़ के अंदर घुसा कर उनको ट्रैवल करवाया जाता है, और एक गाड़ी को पहुँचाने के कौन कितने पैसे लेता है, ये भी मुझे पता है। तो मेरे ख्याल में ये नॉन कस्टम गाड़ियों वाला धंधा बंद करना चाहिए, और अगर इसको करना है तो वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी बनाकर देनी है ना। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ इलाकों में इस बात की इजाज़त है, हत्ता कि बलूचिस्तान में भी कुछ इलाकों में इस बात की इजाज़त है कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाई जा सकती है। ये बलूचिस्तान में भी चलती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलती है कुछ इलाकों में। अब जहाँ जहाँ ये चलती है, अगर इसको चेंज करना है पॉलिसी को, तो आपको करना पड़ेगा, गाड़ियाँ लीगलाइज़ करनी पड़ेंगी। और गाड़ियाँ लीगलाइज़ करने के लिए कौन कौन कितनी दिहाड़ी लगाएगा, ये भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसकी खबर मैं आपको फिर सुनाऊँगा। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने अजीबोगरीब ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है और एक बच्चे को इस्तेमाल किया गया। इसमें पहले बच्चे का जनाब एक वीडियो वायरल किया गया और उसकी ज़बानी हुआ, फिर फैलाया गया, फिर अपनी ख्वाहिश लेकर मरियम नवाज़ साहबा मैदान में आ गई। अब इनको भी जनाब ताहयात वज़ीर आला का ओहदा चाहिए, ताहयात वज़ीर आला। ये पाकिस्तान में अजीब वायाती शुरू हो गई है। जो उठता है ताहयात, यानी सदर पाकिस्तान ताहयात इस्तिस्ना, आर्मी चीफ ताहयात ओहदा भी इस्तिस्ना भी, अब मरियम नवाज़ी ताहयात मुझे भी दे दे वज़ारत आला। ये इन्होंने तो मजाक बना लिया पाकिस्तान का। और मैंने ये बात कही थी जब ये नए नए हुकूमत में आए थे ना, जब इनकी जाली हुकूमत बनी थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था, मैंने ये बात प्रिजन वैन के अंदर से कही थी, कैदियों वाली गाड़ी में से। और मैंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा था कि इनको जाली हुकूमत बना के दे दी एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सीरियस ही हो गए हैं कि इनकी हुकूमत है। ये वाकई सीरियस हो गए हैं। ओ भाई, मजाक मजाक में तुम्हारी हुकूमत बनी हुई है, टके की औकात नहीं है। जिस दिन अवाम ने डंडा उठाया तुम लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं ये जानता हूं कि अवाम के मैंडेट पे डाका मार के बैठे हैं नवाज शरीफ और उनका खानदान, और ये डाका मरवाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। तो कब तक चलेगा? कितना घसीट लेंगे? एक दिन जवाब तो देना पड़ेगा, और ये कौम इस दफा जवाब लेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।